नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। वामपंथ, आतंकवाद और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हो रहा है मंथन। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। तृणमूल समर्थकों ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर किया हमला। तमिलनाडु में समुद्र तट के करीब पहुंचा चक्रवात दितवाह। 9 बड़े बंदरगाह पर दिखा साइक्लोन सिग्नल। श्रीलंका में दितवा के कारण आपातकाल घोषित। भारत में भेजी पड़ोसी को सहायता। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग और भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। एयरबस A320 विमानों में अनिवार्य सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कई देशों में हवाई सेवाएं बाधित। सोलर रेडिएशन से डेटा करप्ट होने का खतरा। 6000 विमानों पर तत्काल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट का आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। खिताबी जीत की दी बधाई। कहा, आपकी सफलता दूसरों को नई ऊंचाइयों को छूने के लिए करेगी प्रेरित। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत। कनाडा को 14-3 से दी करारी शिकस्त। फाइनल में भारत का सामना होगा बेल्जियम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप की रूपरेखा तैयार करना है। यह सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। यह पुलिस बलों के सामने आने वाली परिचालन, अवसंरचनात्मक और कल्याण संबंधी चुनौतियों पर चर्चा के साथ साथ अपराध से निपटने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पेशेवर प्रथाओं के निर्माण और साझाकरण को भी सुगम बनाता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसका राज्य सरकार लगातार विरोध कर रही है। इस बीच बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे तृणमूल पार्टी के समर्थकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी पर हमला किया और सीईओ की गाड़ी रोकने के लिए वो सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि चुनाव आयोग कई बार राज्य पुलिस और प्रशासन से पत्र लिखकर चुनावी अधिकारियों को सुरक्षा देने की मांग कर चुका है, लेकिन एक बार फिर चुनाव अधिकारी पर हुए हमले ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता ने नियुक्ति के 24 घंटे बीतने से पहले ही बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर बैठक की। इस बैठक में सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल भी
मौजूद रहे। गौरतलब है कि सुब्रत गुप्ता को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के काम की निगरानी के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव सदन ने इस काम में उनकी मदद के लिए 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों को भी नियुक्त किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्वीकृत मामलों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है और बंगाल सरकार इस योजना के तहत छात्रों को बेहद मामूली ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का शिक्षा ऋण प्रदान कर रही है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल में शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो रही है और छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई जारी न रख पाने से आत्महत्या करने को विवश हैं। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में शिक्षा की धीमी मौत का जश्न मना रही है। हजारों छात्र बैंकों, बिचौलियों और टीएमसी द्वारा नियंत्रित सत्यापन डेस्क के बीच फंसे हुए हैं। छात्रवृत्ति की पहल के रूप में शुरू हुआ यह कार्यक्रम राजनीतिक लाभ उठाने का एक जरिया बन गया है। बंगाल अब बाल विवाह के मामलों में सबसे आगे है क्योंकि सरकार की बहुप्रचारित रूपश्री योजना पूरी तरह दिखावा बनकर रह गई है। निजी बैंकों का राज्य सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। छोटे वित्तीय संस्थान संकट में आ गए हैं और बंगाल की वित्तीय स्थिति गंभीर दबाव में आ गई है। आगामी शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। यह संसद का महत्वपूर्ण सत्र है जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि कल एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को सुना जाएगा। बैठक के दौरान सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग की अपील करेगी ताकि लोकसभा और राज्यसभा में सत्र के दौरान कामकाजी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। कल ऑल पार्टी मीटिंग है। ऑल पार्टी मीटिंग में हम सबका सुनेंगे। बाकी जो बुलेटिन होते हैं जिसमें एटिकेट्स होते हैं पार्लियामेंट, उसका तो हर साल भारत की अर्थव्यवस्था के सितंबर तिमाही में जोरदार प्रदर्शन के बाद भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद इसको स्थापित कर चुका है। भारत के प्रदर्शन पर राजनीतिक नेता इस आंकड़े को भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और गति को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बता रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत ने दुनिया के लिए एक शानदार जीडीपी रिकॉर्ड स्थापित किया है जो आर्थिक क्षेत्र में भारत की एक असाधारण उपलब्धि है। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर बोले किरेन रिजिजू कि ये असाधारण आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत के लिए ये एक असाधारण आर्थिक उपलब्धि है। ग्रोथ रेट जीडीपी तो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया भारत ने। मोदी जी के नेतृत्व में इतना शानदार जीडीपी अचीवमेंट जो मिला है वो हमारे देश के लिए तो अच्छा है और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा खबर है कि भारत का ग्रोथ इतना अच्छा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ने पर कहा कि 2047 तक विकसित भारत विषय पर आज चर्चा थी और जो इस तिमाही में भारत के जीडीपी की 8.2% वृद्धि हुई, ये प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहा है। सच है 2047 तक जो भारत विकसित रूप से बात की जा रही है उसी पर चर्चा आज थी और देश के प्रधानमंत्री ने सचमुच आज जो 8% का ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखा है भारत का, जो अपने आप में एक प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि भारत विकसित हो रहा है, प्रधानमंत्री के उस दूरदर्शिता को दर्शाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा एसआईआर पर दिए गए बयान के बाद भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कड़ा विरोध जताया है। अखिलेश ने आरोप लगाया था कि एसआईआर से आरक्षण समाप्त होगा, नौकरियां जाएंगी और महंगाई बढ़ेगी। इस बयान पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश को एसआईआर के बारे में सही जानकारी नहीं है और उन्हें पहले इस विषय पर शिक्षा लेनी चाहिए।
अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग के पश्चात जिस प्रकार का बयान अखिलेश यादव जी ने दिया है वह न केवल भ्रामक है मगर वह भी विभाजनकारी है। एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसी नौकरी चली जाएगी? एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी? एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा? किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2% की रफ्तार से विकास दर्ज की है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती देश की इकोनॉमी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशी जताई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया विजन इसका प्रमुख आर्थिक चालक है। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर से दिल्ली के शकूर बस्ती के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जैसलमेर से दिल्ली के लिए स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस शुरू की गई है, जो कि जैसलमेर को दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से इस ट्रेन का नियमित वाणिज्यिक संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जैसलमेर स्टेशन का कार्य भी प्रगति पर है और जब यह कार्य पूरा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जैसलमेर से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, महीने भर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करके इसका इनॉग्रेशन कराएंगे। साथ ही जैसलमेर में नए प्लेटफॉर्म्स बने और नए एक सेकंड एंट्री बने, जैसलमेर शहर के दोनों भाग को जोड़ने वाली, वो व्यवस्था भी आज तय हुई है। श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद से अयोध्या नगरी श्री राम की भक्ति में झूम रही है। आइए एक बार फिर अनुभव करते हैं उस ऐतिहासिक पल का। अयोध्या नगरी आज एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बनी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवा ध्वजारोहण विधि विधान से संपन्न हुआ। शंखनाद, मंत्रोच्चार और जय श्री राम के साथ भक्ति और उत्साह से गूंजती पूरी अयोध्या। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, विश्वास और आस्था का गौरवपूर्ण उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में देश के सांस्कृतिक इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय भी जुड़ा है। सप्त मंदिर परिसर, जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक समरसता का भव्य प्रतीक है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सप्त मंदिर में उन महान विभूतियों को स्थान दिया गया है जो केवल भगवान राम की कथा से सिर्फ जुड़े नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और एकता के जीवंत संदेश वाहक रहे। यही समावेशी सोच ही राम राज्य की असली आत्मा है और यही समावेशी नीति आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का भी मूल मंत्र है। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी
उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने समाज के वंचित वर्ग से उठकर विश्व का सबसे महान ग्रंथ रामायण रचा। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान जन्म से नहीं, साधना से मिलता है। महर्षि वशिष्ठ धर्म, नीति और संतुलन के मार्गदर्शक, जिन्होंने श्री राम को आदर्श शासन और न्याय का मूल मंत्र दिया। महर्षि विश्वामित्र ऐशो आराम त्याग कर राजा से महर्षि बने। उन्होंने प्रेरणा दी कि तप और संकल्प से असंभव भी संभव होता है। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अगस्त्य उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक धारा को जोड़ने वाले समरसता और संतुलन के सेतु। निषाद राज सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मित्रता और समानता का परम उदाहरण, हृदय की पवित्रता को सर्वोच्च प्रमाणित किया। माता शबरी प्रेम और भक्ति का अमूल्य संदेश, जिनके जूठे बेर श्री राम ने मां के स्नेह की तरह स्वीकार किए। देवी अहिल्या श्री राम के स्पर्श से उद्धार, यह प्रमाण कि जीवन में दूसरा अवसर सदैव संभव है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान पुनर्स्थापित करने का यज्ञ नहीं है, बल्कि सबके योगदान और सबके सम्मान का इतिहास है। राम मंदिर की यात्रा भी त्याग, तपस्या और संघर्षों के साथ ही सबके साथ, सबके प्रयास और सबके संकल्प से पूरी हुई। यह मंदिर भारत के उस चरित्र का प्रतीक है जहां समरसता, समानता और एकता ही राम राज्य की आत्मा है। राम मंदिर भूतकाल का गौरव, वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा बनकर खड़ा है। यह मंदिर कहता है, जब समाज साथ चलता है तो राष्ट्र महान बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण केवल विकास का अभियान नहीं, बल्कि समरसता, समानता और सबके सम्मान का संकल्प है। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए? देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की सांसद संबित पात्रा ने जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मदनी ने भोपाल में एक बैठक के दौरान कहा था, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा, जिसे संबित पात्रा ने भड़काऊ बयान बताया। साथ ही इस बयान को देश को विभाजन की ओर ले जाने की कोशिश बताया। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 50.73 करोड़ से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। वहीं लगभग 40 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए। चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100% वितरण सबसे पहले हुआ। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 40 लाख से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 65 लाख से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 73 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 45 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र बांटे गए। इसके अलावा पुदुचेरी में 10 लाख से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान शुरू किया है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश पर क्षेत्रीय भाषाओं की मौजूदगी बढ़ाने के लिए एक नई पायलट योजना शुरू की है। इसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुमति और लाइसेंस प्राप्त हिंदी और उर्दू को छोड़कर अनुसूची 8 की लोकप्रिय क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को एक बड़ा अवसर दिया गया है। वो अब उन्नत MPEG 4 स्ट्रीम्स में उपलब्ध खाली स्लॉट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य उन भाषाई और भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचना है जो अब तक प्लेटफॉर्म पर कम प्रतिनिधित्व में रहे हैं। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, असमिया और उड़िया के चैनल्स को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। खासकर वो क्षेत्र जो अब तक फ्री डिश पर शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनल्स को गैर समाचार चैनल्स की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिलेगी। यह आवंटन 31 मार्च 2026 तक पायलट आधार पर निःशुल्क किया जाएगा। वर्तमान में डीडी फ्री डिश पर 482 टीवी चैनल्स और 48 रेडियो चैनल उपलब्ध हैं, जिसमें शैक्षणिक, मनोरंजन, समाचार, भक्ति, फिल्म और खेल चैनल शामिल हैं। अब इस नई पहल से प्लेटफॉर्म का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और भी व्यापक होने की उम्मीद है। श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद दितवाह तूफान बहुत तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार देर रात तक दितवाह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी के तटीय इलाकों तक पहुंच जाएगा। इस दौरान नुकसान ज्यादा ना झेलना पड़े, एहतियातन राहत और बचाव दल की कई टीमें इन तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित भी किया जा चुका है। फिलहाल समंदर के आसपास जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि श्रीलंका में जिस तरह का कहर इस साइक्लोन ने बरपाया है, उस तरह का नुकसान देश को न झेलना पड़े। साइक्लोन दितवा श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद अब भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के जो इलाके हैं, इन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलग अलग सेंटर्स तैयार किए गए हैं ताकि जो बिल्कुल तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए। भारत के नक्शे के हिसाब से अगर आपको समझाएं कि आखिर किस तरीके से ये जो तूफ़ान है वो लगातार श्रीलंका से होते हुए अब भारत की तरफ बढ़ रहा है और अगले 24 से 36 घंटे के आसपास ये किस तरीके से भारत के तटीय क्षेत्रों को होकर गुजरेगा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल की खाड़ी से होते हुए बताया जा रहा है कि जो साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी है उस क्षेत्र से होते हुए ये तूफ़ान सीधा भारत के ये जो तटीय क्षेत्र हैं, खासतौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, चेन्नई
आंध्र प्रदेश, इन इलाकों को प्रभावित करेगा, इन इलाकों से होते हुए गुजरेगा। माना ये जा रहा है कि आज देर रात या फिर 30 तारीख की सुबह तक ये इन इलाकों को हिट कर जाएगा और 30 तारीख के ख़त्म होने के साथ साथ ये तूफ़ान जो है वो इन इलाकों से गुजर जाएगा। तो ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके होंगे जो इसकी चपेट में आएंगे वो है पुडुचेरी, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो एहतियातन इन्हीं इलाकों में जो है वो टीमें तैनात की गई हैं। पहले से इनके लिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि मछुआरे खासतौर पर इन इलाकों में जो रहते हैं, उनको ये कहा गया है कि वो तटीय क्षेत्रों पर न जाएं। 24 से 48 घंटे तक कोई भी मछुआरा जो है वो समंदर के आसपास बिल्कुल नहीं जाएगा। ख़ास तौर पर श्रीलंका में जो जिस तरीके की तूफ़ान ने वहाँ पर कहर बरपाया है, उसको ध्यान में रखते हुए कि इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में कम से कम उसका प्रभाव हो, कम से कम नुकसान हो, उसकी तैयारियां अभी से कर दी गई हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि हर पल पल की जानकारी जो है मौसम विभाग की तरफ से आ रही है उस पर नज़र बनाई जा सके और उसके हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट की जो तमाम टीमें हैं, ख़ास तौर पर भारत सरकार ने भी जिस तरीके से MEA ने अपनी टीमों को भी तैनात किया है। श्रीलंका में भी कहा है कि श्रीलंका में अगर कोई हमारे देश का नागरिक फंसा हुआ है तो उसको भी पूरी मदद मिले, इसके लिए हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है ताकि उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर ज़रूरत का सामान अगर उसको चाहिए तो वो दिला सकते हैं। उसको वतन वापस लौटना है तो उसके लिए भी तैयारी की जा सकती है। तो तमाम कोशिश स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ भारत सरकार भी कर रही है। भारत सरकार की कोशिश है कि इस पूरे तूफ़ान के दौरान कम से कम नुकसान हमारे देश को झेलना पड़े। बाधित महिला T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम ने राष्ट्रपति को एक ऑटोग्राफ्ड क्रिकेट बैट भी भेंट किया। राष्ट्रपति ने टीम के सदस्यों को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता दूसरों को अपने जीवन और करियर में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करेंगी। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर टीम द्वारा भेंट की गई एक क्रिकेट गेंद पर भी हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने नेपाल को हराकर ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।